morning student. Today we will discuss about basic concept of ecology. The term ecology comes from two words. Ecos means house and logos means study of. So basically it is the study of living organism inhabiting the earth. The scientist Haeckel defined it as it is the basic study of interrelationship of organisms with one another and with the environment. Crabbe also defined it in more scientific manner that it is the distribution and abundance of organism over earth. So basically it is the study of reciprocal relationship of organism with one another and with the environment. So if we are talking about environment, what is environment? Environment consists of many factors like climatic factors, adaptive factors, topographic factors and biotic factors. What are the climatic factors? Climatic factors like light, temperature, rainfall, humidity, etc. If we are talking about adaptive factors, means those factors which are related to the soil. And if we are talking about topographic factors, means altitude and latitude over the earth. And if we are talking about biotic factor includes all the living organisms. So इकोलॉजी जो है वो हम अलग अलग तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं. ये एक बहुत ही ब्रॉड साइंस है. ये सभी साइंस को अपने अंदर समाहित कर सकती है. अगर हम इसकी अलग अलग फॉर्म्स की बात करते हैं तो बेसिकली हम उसको ग्रुप में डिवाइड करेंगे. जैसे कि अगर इकोलॉजिकल ग्रुप की बात करते हैं तो इसको हम 3 में डिफाइन कर सकते हैं. नंबर 1 ऑटो इकोलॉजी, नंबर 2 सीन इकोलॉजी और नंबर 3 है इकोलॉजिकल इकोसिस्टम. इकोलॉजी ऑटो इकोलॉजी जो है दैट इज ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की स्टडी विद इट्स इन्वायरमेंट. और पॉपुलेशन की स्टडी इट इज ऑल्सो नोन एज डीम इकोलॉजी. इट इज ऑल्सो नोन एज डीम इकोलॉजी. स्टडी ऑफ ओनली वन स्पीसीज, पॉपुलेशन ऑफ ओनली वन स्पीसीज. सो इट इज नोन एज ऑटो इकोलॉजी. और इकोलॉजी जैसे कि हमें पता है इट इज द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इट्स नॉन लिविंग एनवायरनमेंट. सो ऑटो इकोलॉजी जो है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं और उसी के इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं कि कैसे इन्वायरमेंट उसको एक्सप्लेन कर सकता है, कैसे उसको अफेक्ट करता है, कैसे एक इन्वायरमेंट में हम एडजस्ट करने के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं. दूसरा आता है सीन इकोलॉजी. सीन इकोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज कम्युनिटी इकोलॉजी. सीन मीन्स टुगेदर, यानी कि इसमें अब एक से ज़्यादा पॉपुलेशन का इंटरेक्शन हम स्टडी कर सकते हैं. तो इट इज ऑल्सो नोन एज कम्युनिटी इकोलॉजी. Now come to third type of ecology, that is ecosystem ecology. This term was coined by A.Z. Townsend in 1935. It means basically interaction of
with its living organisms. Means ecosystem ecology is defined as the sum of interaction of abiotic and biotic component of a specific geographical area. Example, you can say tropical forest, desert forest, grasslands, etc. On the basis of habitat or environment, we can define it as marine ecology, freshwater ecology, and terrestrial ecology. In marine ecology, it includes all marine waters like seas, ocean, estuaries, etc. तो इसकी जो स्टडी होती है that is known as oceanography. So it includes all marine water. और marine water में क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और वाटर में भी अलग अलग तरह का, जैसे वाटर का टेम्परेचर है, सैलिनिटी है, पीएच है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं. उसके बाद आता है फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा होगा फ्रेश वाटर? रिवर्स में, स्ट्रीम में, ठीक है, लेक्स में. तो जो इनलैंड वाटर है ज़्यादातर वो सारा इसमें आ जाएगा फ्रेश वाटर इकोलॉजी. अब फ्रेश वाटर में जितने ऑर्गेनिज्म रहते हैं या जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं और अंदर जो है इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इसमें भी सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, जैसे कि पीएच है, ठीक है, और इसमें सैलिनिटी तो नहीं आएगी पर उसमें भी डिफरेंट टाइप का वाटर आ जाएगा, ठीक है. तो इसकी स्टडी को हम कहेंगे लिम्नोलॉजी. लिम्नोलॉजी, द स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इज नोन एज लिम्नोलॉजी. उसके बाद आते हैं टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी. टेरेस्ट्रियल मीन्स स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन लैंड्स. तो लैंड में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको हम कहेंगे, उनको इसमें इंक्लूड करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी में. तो वो जो बेसिकली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं. तो इस तरह के इट इज़ ऑल्सो नोन एज लैंड इकोलॉजी. यू कैन से ग्रासलैंड इकोलॉजी, फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड ऑल अदर सच टाइप ऑफ इकोलॉजी. अब हम बात करते हैं कि इतनी ही नहीं है इकोलॉजी. इकोलॉजी जो है बहुत ही ब्रॉड टर्म है, मैंने बताया आपको, और इसमें सारी साइंसेस एक साथ आ जाती हैं, चाहे वो स्पेस के रिगार्डिंग हो, चाहे वो जो है रेडिएशन के रिगार्डिंग हो, चाहे वो फॉसिल फ्यूल्स के बारे में हो. तो ये सारी साइंस जो है इकोलॉजी में समाहित है. इसीलिए मैंने आपको कहा कि इकोलॉजी एक स्मॉल टर्म नहीं है, इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म, ठीक है. तो अगर हम अदर कैटेगरीज की बात करते हैं तो इसमें आ जाते हैं जैसे रेडिएशन इकोलॉजी. अगर रेडिएशन इकोलॉजी की हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि रेडिएशंस का इफेक्ट क्या होता है ऑर्गेनिजम्स पे, ये हम इसमें स्टडी कर सकते हैं. अगर स्पेस इकोलॉजी की हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि स्पेस में जो है हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होने की कितनी संभावना है, या अदर प्लेनेट पे हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या नहीं हैं. तो जितनी भी सारी स्पेस की स्टडी हैं वो आ जाएंगी स्पेस इकोलॉजी में. उसके बाद आती है अप्लाइड इकोलॉजी. अप्लाइड इकोलॉजी में क्या आएगा कि हम जो है इतने सारे काम करते हैं, इतनी सारी स्टडी करते हैं, इतनी सारी रिसर्च करते हैं, तो वो जो है हम उसकी एप्लीकेशन कहाँ है, वो उसको कहाँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सारी स्टडी आ जाएंगी हमारी अप्लाइड इकोलॉजी में. देन आता है प्रोडक्शन इकोलॉजी. प्रोडक्शन में है कि बायोमास प्रोडक्शन, आप ग्रोस प्रोडक्टिविटी की इसमें बात कर सकते हो. तो कितना जो है नेट लिविंग मास हमारा अर्थ पे है, तो ये सारी स्टडी इसमें आ जाएंगी हमारी
कि फोसिल्स फ्यूल्स, फोसिल्स जो है हमारे एक टाइम पे वो ऑर्गेनिज्म है जो कहीं भी जैसे टाइम इन्वायरमेंट चेंज हुआ और वो कभी जो है किसी लैंड के अंदर या स्नो के अंदर जो है दब के मर गए, और उसके बाद वे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हजारों सालों के बाद हमें खुदाई करते हैं या फाइंड आउट करते हैं तो हमें मिलते हैं। तो उसके बारे में जो स्टडी होती है, फोसिल्स के बारे में जो स्टडी होती है, उसकी जो इकोलॉजी है दैट इज नोन एज पैलियो इकोलॉजी। तो उस पर भी जो फोसिल्स हैं जो कितने सालों पहले जो अंडर वाटर यू कैन से अंडर आइस कहीं पे भी वो जो दबे थे, तो उन पे भी इन्वायरमेंट ने बहुत ज़्यादा असर किया है। तो वो भी क्या आया कि फोसिल्स पे इन्वायरमेंट का असर, तो वो भी एक तरह की इंटरेक्शन हुई। तो ये स्टडी आती है पैलियो इकोलॉजी के अंदर। उसके बाद आता है बायोजियोग्राफी। तो बायोजियोग्राफिकल इकोलॉजी की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जोग्राफिकल एरियाज जो हैं हमारी अर्थ पे हमने डिवाइड कर रखे हैं, अगर उनकी हम बात करें तो उनमें क्या क्या इंटरेक्शन है, कैसे कैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग इन्वायरमेंट में अडेप्टेड हैं। तो ये सारी स्टडी आएंगी बायोजियोग्राफी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन में। साइटो इकोलॉजी, साइटो इकोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज जीन इकोलॉजी यू कैन से। तो टाइम के साथ सेल्स में जो है कोई भी सेल है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर देयर, ऑर्गेनिज्म की अलग अलग ऑर्गेनिज्म की सेल हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और जो हायर ऑर्गेनिजम्स भी हैं। तो हर एक ऑर्गेनिज्म की सेल, हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं, तो उनकी स्टडी अगर हम लेते हैं तो उसमें भी इन्वायरमेंट ने उन पर कितना इफेक्ट किया है, किस तरह से इफेक्ट करता है, वो सारी स्टडी आती है साइटो इकोलॉजी के अंदर। उसके बाद आती है ह्यूमन इकोलॉजी। तो ह्यूमन की अगर हम इंटरफेयर की बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो ह्यूमन जो है हर ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करता है, बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करता है। तो इस तरह से अगर हम स्टडी करते हैं ह्यूमन के इंटरफेयर की, तो ये सारी स्टडी जो ह्यूमन जो एक्टिविटी करता है वो आ जाएंगे ह्यूमन इकोलॉजी के अंदर। देन उसके बाद बात करते हैं टेक्सोनोमिक इकोलॉजी। टेक्सोनोमी आपको पता ही है, जैसे नोमेनक्लेचर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैसे किया जाएगा, ठीक है, तो ये सारी टेक्सोनोमिक स्टडी में आ जाएंगी। पीडोलॉजी आपको पता ही है, सॉइल फैक्टर्स की स्टडी करते हैं तो पीडोलॉजी में आ जाएगा। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, तो आप जैसे फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, ह्यूमंस की फिजियोलॉजी क्या है कि डाइजेशन कैसे होता है, हमारे जो अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, एंजाइम वगैरह जितनी भी जो चीज़ें हमारे अंदर होती हैं वो आ जाएंगी फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी में। देन आती है कंजर्वेशन इकोलॉजी। कंजर्वेशन का क्या है, ये बहुत ही बढ़िया साइंस है। आप किसी भी ऑर्गेनिज्म, जैसे आजकल हम बात करते रहते हैं कि भाई इन्वायरमेंट को बचाना है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो अगर हम उसके बारे में अगर सोचते हैं तो हमें हर लेवल पे कंजर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। हर ऑर्गेनिज्म का कंजर्वेशन ज़रूरी है। तो हम अपने इन्वायरमेंट का भी कंजर्वेशन करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाएं और हर तरह से जो है वातावरण को शुद्ध रखें, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं कंजर्वेशन इकोलॉजी में। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी एंड आई होप आपको समझ आया होगा। सो we will discuss further it in the next lecture. Okay, bye.